नमस्कार सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हमारे मेहमान। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते आपको किसी एक शख्सियत से मिलवाते हैं। हमारे स्टूडियो में जो मेहमान के तौर पर हमारे बीच आते हैं, और आज इस श्रृंखला में हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्हें मध्य प्रदेश शासन ने शिखर सम्मान से सम्मानित भी किया है। बहुत स्वागत करते हैं हम आदरणीय श्री देवीलाल पाटीदार जी का, जो कि शिल्प कला के एक ऐसा हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं जिन्हें न सिर्फ देश में बल्कि भारत के अलावा भी अन्य देशों में सम्मान के साथ गिना जाता है, जिनका नाम लिया जाता है, जिन्होंने माटी शिल्प और मूर्तिकला के माध्यम से प्रदेश को दुनिया के पटल पर अंकित किया है, पहचान दिलाई है। सो बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में, हमारे मेहमान में आप आकर हम सब दर्शकों से चर्चा करेंगे। इसके लिए हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद, आप लोगों का आभार। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि कला के क्षेत्र में आपका रुझान किस तरह से हुआ और कैसे आपने इसको एक अपने जीवन यापन के जरिए के रूप में चुना, या शौक के रूप में चुना, या एक पैशन था, जुनून था, किस तरह से आप कला में आ गए? बहुत शुरुआत से ही, बचपन से ही कुछ कुछ करने का था, पर जहाँ कर रहे थे गांव में वहाँ कोई मार्गदर्शन और वो सब नहीं था। पर शौक के तौर पे ही डेवलप हुआ। बाद में इसी को सीखने और पढ़ने के लिए इंदौर आ गए। इंदौर फाइन आर्ट कॉलेज से हमने आर्ट में, चित्रकला में ख़ास तौर पे पढ़ाई की। तो एक तरह से व्यवसाय होगा या नहीं होगा, ये सब प्रश्न उन दिनों नहीं होते हैं। करते 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 आपको फील्ड के बारे में, कला के बारे में, इसके बारे में पता पड़ता है, और उसमें से आप चुनते हैं कि आपको आपके स्वभाव के अनुकूल क्या लगता है। तो मुझे कला, चित्रकला या मूर्तिकला एज ए कलाकार जीवन जीने का तरीका लगती है, जीवन जीने का वे ऑफ लाइफ है, व्यवसाय या प्रोफेशन नहीं है। जी, तो आपने जैसे कहा कला आपके लिए जीवन लगती है, बहुत ही सुंदर बात यह है। निश्चित तौर पर कला जीवन है। किसी बड़े साहित्यकार ने कहा भी है कि मैं नहीं जानता कि कला का काम क्या है, मैं तो ये जानता हूँ कला के बिना काम नहीं चलता है। तो समाज और कला का बड़ा गहरा रिश्ता शुरू से रहा है। लेकिन सर, जब भारत भवन जैसी संस्थाएं अस्तित्व में आई, जो कि मेरे ख्याल से देश की पहली ऐसी संस्था है जिसने कला को एक मंच देने का, अलग अलग तरह की कलाओं को एक मंच देने का काम किया है, तो आप भारत भवन से चूँकि जुड़े हुए हैं, तो आप क्या मानते हैं इस तरह की संस्थाओं का हमारे आज के समाज में क्या महत्व है, क्या योगदान है? बहुत है। खास करके भारत भवन जब शुरू हुआ 82 के आसपास, तो हम उन सौभाग्यशाली कला विद्यार्थियों में रहे हैं जिनको उससे शुरू से जुड़ने का मौका मिला। तो वहाँ देश दुनिया भर से हर विधा के कलाकार आते थे, और उनको देखने का, उनसे बात करने का, उनके काम के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो हम लोगों की जो समझ है समाज को लेके, जीवन को लेके, कला को लेके या उनके माध्यमों को लेके, उसे काफ़ी विस्तार मिला भारत भवन में। फिर भारत भवन में देश में पहली बार एक नया प्रयोग किया गया जिसमें लोक और आदिवासी कला या लोक और आदिवासी गीत संगीत या नाटक, लोक और आदिवासी साहित्य, इन सब को भी जोड़ा गया। तो ये इसके कारण जो समकालीन कला है और हमारा पूरे देश का कला परिदृश्य है, सांस्कृतिक परिदृश्य है, उसमें मोटे बदलाव, मोटे बहस और मोटे वो हुए, और उसे काफ़ी हद तक हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा दर्शन, उसके नज़दीक लाने में भी इन सारे प्रयोगों का बहुत लाभ हुआ। जी, तो आप मानते हैं कि भारत भवन जैसी संस्थाएं पूरे समाज के लिए कला के माध्यम से दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। सर, एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आदिवासी संग्रहालय भी है, ट्राइबल म्यूजियम भी है, तो क्या अंतर है भारत भवन और इस तरह की संस्थाओं में, क्या आप कोई अंतर देखते हैं? दरअसल भारत भवन समकालीन कला को केंद्र में रख के बनाया गया था। उसमें समकालीन थिएटर, समकालीन लिटरेचर, समकालीन चित्रकला है। जब हम समकालीन कहते हैं तो इसका एक अर्थ ये होता है कि पूरी दुनिया में कला को लेके जो आंदोलन हुए हैं, जो वो है, उसके साथ प्रतिकृत हो के जो कला भारत में शुरू हुई वो,
पर जब हम आदिवासी लोक कला पे या ट्राइबल म्यूजियम की बात करते हैं तो वो पूरी तरह हमारी परंपरा में, हमारे ट्रेडिशन में, हमारी जनजाति स्मृति में कला का या साहित्य का या चित्र का जो संसार है उससे निर्मित है। और बड़ा फ़र्क तो यही है कि ट्राइबल म्यूज़ियम में जाके आपको अपना संसार लगता है, भारत भवन में जाके थोड़ा सा अपरिचय, थोड़ा सा कुछ अजूबा, थोड़ा सा कुछ वो आज भी जब भारत भवन को बने 40 साल हो गए भोपाल में लोग महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ जिन चीज़ों को संग्रहित किया गया या प्रोत्साहित किया गया या आगे बढ़ाया गया, कहीं न कहीं उन सब का उत्स भारत के बाहर है। तो सर, जैसे आपने बताया कि जो हमारी अपनी कलाएं हैं, हमारी लोक कलाएं हैं, उनसे मनुष्य सीधा जुड़ाव महसूस करता है। जानना चाहेंगे सर कि आप किस गांव से आते हैं, किस पृष्ठभूमि से आते हैं, वहाँ के क्या इम्प्रेशंस आपके मन मस्तिष्क पर रहे, क्या छवियाँ रहीं जो आपको कला की तरफ लाने में प्रवृत्त करती रहीं? दरअसल सामान्य तौर पे ये कहते हैं कि बचपन के जो 8-10 साल होते हैं उसमें कोई भी आदमी फॉर्म लेता है या उसके जो इम्प्रेशन होते हैं बचपन के वही बाद में जाके विस्तारित होते हैं या उसके काम का हिस्सा बनते हैं। मैं अपने अनुभव से भी जानता हूँ कि अभी मेरे काम में जो इमेज आते हैं, जो चित्र आते हैं, जो वो आते हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे बचपन की है जिनको अभी मैं चित्रकला में या मूर्तिकला में या इसमें इस्तेमाल करता हूँ। करने का तरीका अभी चूँकि आपको इतने लंबा अनुभव है या दुनिया भर की विधियाँ आप जानते हैं तो उसके आधार पे वो बदलता है। पर जो सामग्री मतलब मैं अगर कहूँ कि भोपाल में मुझे 40 साल हो गए, पर भोपाल के मेरे अपने जो अनुभव है वो मेरे चित्र में शामिल सिर्फ गैस कांड के वक्त हुए, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। बाकी जब भी मैं रचने बैठता हूँ तो जो सामग्री होती है वो मेरे बचपन की स्मृति की है जो गांव से आती है मेरे पास। तो किसी भी अनुभव को या सामग्री को या किसी वस्तु को किसी कला माध्यम में किसी कलाकार के जीवन का हिस्सा हो के रचना में शामिल होना एक लंबी प्रक्रिया होती है। और इस कारण मुझे लोक और आदिवासी जो समाज है या उनकी जो रचनाएं हैं उसके नज़दीक मैं अपने को ज़्यादा पाता हूँ बजाय कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट के। सर, एक महत्वपूर्ण जो पड़ाव आपके जीवन का रहा होगा जब आपने, जैसा आपने बताया, गांव में आपने स्कूल शिक्षा पूरी की और उसके बाद आप इंदौर में आके फाइन आर्ट कॉलेज के विद्यार्थी हो गए। तो स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद फाइन आर्ट चुनने का जो जो क्षण था, जो जो निर्णय आपने लिया, उस समय किन बातों ने आपको प्रभावित किया? कि क्योंकि आमतौर पर आपके समय में विद्यार्थी शायद इंजीनियरिंग या डॉक्टर की पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद करते होंगे या प्रचलन रहा होगा, तो आपने ये कला का क्षेत्र कैसे चुना और कैसे इंदौर के कॉलेज पहुँचे, कौन से कॉलेज में पहुँचे, ये सब बताएं। चूँकि बचपन से कुछ करते थे और हमने बताया कि हम एक किसान परिवार में पैदा हुए हैं और किसानों के घर में बच्चों को पढ़ने के लिए सिर्फ तब तक भेजते हैं जब तक वो खेती के लायक, काम करने लायक बड़ा नहीं हो जाता। तो हमारे 2 बड़े भाई हैं और 3 चाचा के लड़के और ये वो, तो वो बड़े थे, वो खेती में काम करने लगे थे, हम छोटे थे। और जब हमने कहा कि हम यही सीखना चाहते चित्र बनाना, तो उनको लगा ठीक है जाने दो, घर का काम तो हो ही रहा है। तो ऐसा मतलब आपको कलाकार, हम कुछ कला के बारे में जानते भी नहीं थे गांव में जब तक रहते थे। तो सिर्फ ये मानो कि घर वालों को बहुत ज़्यादा उपयोगी हम नहीं लग रहे थे अपने काम में, तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ जो करना है वो करो। तो उस तरह से हम आ गए। पर जब इंदौर आ गए तो हम पूरी गंभीरता से बताते हैं कि पहली बार एक तो गांव से निकले हम और शहर की दुनिया खुली। तो इंदौर में नाटक है, कविता है, म्यूज़िक है, डांस है, पेंटिंग है, इन सब की एक्टिविटी को जानने, समझने और उसका मौका मिला और उससे बहुत सीखने का और समझने का मौका मिला। तो जब इंदौर में कॉलेज में आप फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी के रूप में पढ़ रहे थे, शिक्षा ले रहे थे, उस समय
उस समय ऐसे कोई प्रभाव आपके ऊपर पड़े किन्हीं कलाकारों के या किन्हीं बड़े लोगों के जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपको प्रेरित किया हो? इंदौर में उन दिनों जो कार्यरत कलाकार थे उनमें बहुत सारे एक्टिव थे और बहुत अच्छा काम करते थे। बाहर के कलाकार भी आके इंदौर में एग्जीबिशन करते थे और हम लोग भी कभी कभी दिल्ली बम्बई इधर उधर जाते थे म्यूज़ियम देखने या ये करने। मुझे याद है हम लोग जब सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे तो रोदा करके एक बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, उनका एग्जीबिशन मॉडर्न आर्ट गैलरी दिल्ली में लगा था। तो एज ए विद्यार्थी हम लोग वहाँ गए थे और उस पूरे काम को देखने की बहुत गहरी छाप मुझे अपने शिल्प पे महसूस होती है, क्योंकि वो एक ऐसे अकेले कलाकार हैं जिनके मूर्ति शिल्पों में भाव पक्ष बहुत प्रमुख है, रूप नहीं, आकार नहीं। क्योंकि बीच में कला में जो रूप है और आकार है उसको लेके ज़्यादा काम हुआ या ज़्यादा बात हुई, जो कृति का जो भाव है या उसका जो मन है या उसकी जो आत्मा है वो कहीं पीछे छूट गई। पर रोदा अकेले दुनिया के ऐसे कलाकार हैं मूर्ति शिल्प में जिन्होंने भाव को कहने के लिए रूप गढ़ा है ना। कोई एक भाव है, मान लो प्रेम का भाव है तो उसे उन्होंने रूप दिया है ना। किसी रूप को उन्होंने परिभाषित या क्रिएट नहीं किया। काम करने का ये तरीका मुझे अच्छा लगता है और मैं खुद भी अपने रेखांकन में, चित्र में, मूर्ति में कोशिश ये करता हूँ कि मुझे जो महसूस हो रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ, उसी भाव को जस का तस मेरे काम को देखने वाले ऑडियंस के दिल दिमाग में कैसे पैदा हो सकता है, उसके लिए कैसे रूप की ज़रूरत है कि मेरा सुख उसके सुख में बदल सके या मेरा दुख उसके दुख में बदल सके। जी, तो एक पाटीदार जी से हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस समय हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के फौरन बाद फिर से हाजिर होंगे और आदरणीय पाटीदार जी से बहुत सारी चर्चाएं और भी करेंगे कला पर। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। हमारी चर्चा जारी है हमारे ख़ास मेहमान आदरणीय देवीलाल पाटीदार जी से। तो सर, जिस तरह आपने बताया कि इंदौर में आप चित्रकला के विद्यार्थी थे, चित्रकला से मूर्तिकला का सफ़र ये कैसे तय हो गया? भारत भवन में आ जाने के बाद और भारत भवन से जुड़ने के बाद, भारत भवन में सभी तरह के कलाकार आते थे। उसमें कुम्हार भी आते थे, सिरेमिक के आर्टिस्ट भी आते थे, कुछ शिविर होते थे, एक नई वर्कशॉप बनी। तो उन दिनों ये संयोग बना कि इसे भी नज़दीक से देखने जानने का मौका मिला और बचपन से इसका कोई एक आधार भी हमारे घर में था। गांव में हमारा जहां घर है उससे थोड़े से आगे 3 कुम्हार रहते हैं, तो बचपन से हमने उनको काम करते हुए देखा है मिट्टी में। और जब यही चीज़ भारत भवन में शुरू हुई मिट्टी के काम के साथ या पॉटरी के लिए, तो उसके साथ हमारा भी पुरानी स्मृतियाँ और पुराना वो जागा और उस सब के साथ हमने उसमें भी अपना काम शुरू किया। तो एक अर्थ में अच्छा ही हुआ, क्योंकि जो सिरेमिक माध्यम है या जो माटी शिल्प है वो 3 आयामी होता है, चित्र 2 आयामी होता है। तो जो जगत है या दुनिया का यथार्थ है उसे कहने या व्यक्त करने के लिए सिरेमिक माध्यम काफ़ी ताकतवर माध्यम है, क्योंकि इसमें चित्रकला के जो रंग है वो सब भी होते हैं और मूर्ति कला का जो 3 आयामी वो होता है वो भी होता है। तो अपनी बात को या अपने भाव को हम अधिक समर्थ होके व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया गांव में आपने कुम्हारों को काम करते देखा और पहला कला का संस्कार मूर्ति कला का आपको आपके गांव से, आपके परिवेश से मिल सका। तो जानना चाहूँगा, जो गांव में आपने देखा कला वो वास्तविक समाज से, लोक से जुड़ी, लोक परंपराओं से जुड़ी मूर्तियाँ मेरे ख्याल से बनती होंगी, और अब जब एक मॉडर्न आर्ट की हम बात करते हैं तो ये परिवर्तन आपने कैसे तय किया और इस परिवर्तन का समाज पर किस तरह से असर होता है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। दरअसल जो समाज है और लोक है वो तो स्थान विशेष में अपना जीवन उसका लोकेल होता है, वो उसमें रहता है, उसकी वो दुनिया है। पर कोई भी देश और समाज जो है उसमें एक वर्ग होता है जो अपने लोकेल से निकल के कहीं एक ऐसी जगह अपने को
प्लान करता है, जहाँ से वो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है या पूरी दुनिया के साथ वो एक डायलॉग और एक वो बनाता है। हम लोगों के दुर्भाग्य से हम लोग पहले ब्रिटिशर के गुलाम रहे और उस दौरान दुनिया भर की चीज़ें ब्रिटेन के थ्रू और लंदन के थ्रू हमारे देश में आई। तो एक वर्ग ने उससे प्रतिकृत होके या उसे समझने के लिए या उसी में अपना भविष्य ढूंढने के लिए उसको एडॉप्ट कर लिया। तो उसमें वो काम भी करने लगे, होने लगा। अब तो इस काम को करते करते हमारे 150 साल होने आए करीब करीब। तो ये जो कुछ लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर से इंटरेक्शन करके अपना कुछ काम शुरू किया, इन लोगों का पूरे देश के समाज से, लोगों से, काम से कोई रिश्ता बनता नहीं है। ये कितनी ही बात करें, इनके चित्र को देख के उनको अजूबा लगता है जो बाकी लोग हैं, क्योंकि उनके लिए चित्र के माने अलग है, इनके लिए चित्र के माने अलग है। तो एक अलग दुनिया जैसी समकालीन कला की या समकालीन कविता की और इसकी बनी, और हम इतने लंबे टाइम के बाद भी उसे समाज के साथ या लोगों के साथ या जनजीवन के साथ उस तरह से नहीं जोड़ पाए, क्योंकि वो बीज ही विजाती है। मतलब वो यहाँ की ज़मीन का पौधा नहीं है। इस कारण लोगों को थोड़ा अटपटा सा, उसमें अपरिचय जैसा लगता है। कुछ कलाकार हैं जो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, वो विदेशी बहुत सारे विचार और आइडिया कला में आए हैं या लिटरेचर में आए हैं, तो उनको इस्तेमाल इस तरह से किया जाए कि वो यहाँ के भी चीज़ों के साथ रिश्ता बन सके। तो ऐसा अगर पूरी तरह संभव हो पाया तो बहुत अच्छा होगा। पर अभी तो ये सच है कि हमारे देश में 1 लाख में से 1 आदमी का भी कंसर्न समकालीन कला से या समकालीन कविता से नहीं बना पाए हम। तो सर, जैसे आपने बताया कि ये कुछ इसमें हमारी ज़मीन की जो आर्ट फॉर्म नहीं है, जो कला का स्वरूप नहीं है, उससे हम अपने आप को जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते हैं। आप जब भारत भवन पहुँचे, भारत भवन के शुरुआती दिनों में, उस समय वहाँ कैसा माहौल था? क्या उस समय भी हम सारी कलाओं की समग्रता की बात करते थे या सिर्फ स्थानीय कलाओं के लिए मंच था वहाँ? दोनों के लिए था। मतलब जो भारत भवन का जिक्र हम कर रहे हैं तो स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन जी का जिक्र जरूर करना चाहिए। वो एक शख्स ऐसे थे जिन्होंने लोक और आदिवासी के साथ समकालीन कला को एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही आदर से, एक ही प्रेम से इकट्ठा किया। और उनके बीच में एक डायलॉग जैसा शुरू हुआ। अभी मैं ये बात बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि भोपाल में 300 से ज़्यादा कलाकार हैं जो लोक और आदिवासी कलाकार हैं, अपना काम करते हैं और पूरी दुनिया उनके काम का बाजार है। अरे वाह! और ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर दुनिया किसी एक चीज़ का बाजार है और उसका प्रोडक्शन या उसकी निर्मित खाली एक जिले में होती है ना, जैसे उनका कॉपीराइट है, उनकी मोनोपोली है गौंड लोगों की उस पूरे बाजार पे, तो ये कितनी सौभाग्य की बात है। निश्चित, निश्चित है ना। ये आप कल्पना करके देखो कि इंडस्ट्री में ऐसी मोनोपोली या टेक्नोलॉजी में ऐसी मोनोपोली करने में कितनी ज़्यादा वो है, पर रचना में अगर हम ओरिजिनल अपनी बिलोंगिंग, अपनी जाति स्मृति, अपनी कथा, अपना लोकल, अपना परिवेश कला में ले आते हैं, जैसे गोंड लोग लाते हैं या जैसे भील लोग लाते हैं, ऐसे ही अगर समकालीन कलाकार भी अपनी समाज, अपनी स्मृति, अपनी जाति, अपना धर्म, इन सब के साथ अपनी कला को फिर से जोड़ पाए तो पूरी दुनिया आज भी भारतीय कला का बाजार बन सकती है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, निश्चित तौर पर। और भारत भवन जैसी संस्थाएं इस तरह की वातावरण के लिए, इस तरह के कलाकारों के लिए मील का पत्थर साबित ज़रूर हो रही हैं। सर, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा। अक्सर ये कहा जाता है कि कला समाज में परिवर्तन के लिए होती है या कला सिर्फ कला के लिए होती है। आपके क्या विचार हैं इस विषय पर?
मुझे ऐसा लगता है कि कला का अपना कोई वो नहीं होता है, वो मनुष्य की जो सीमा है उसको एक्सटेंड करने, उसको विस्तारित करने में कला मदद करती है। ये जो है, ये कलाकार जो व्यक्ति है, जाहिर है कलाकार है तो वो व्यक्ति समाज का किसी को बिलोंग करता है, उसके अपने रुझान पे निर्भर करता है कि वो कला को समाज के संदर्भ में बरतना चाहता है या खुद व्यक्ति के अपने संदर्भ में बरतना चाहता है, या उसको सिर्फ फॉर फन या खेल की तरह बरतना चाहता है। तो ये इस पे निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपना जीवन किस जिम्मेदारी से जीता है या गैर जिम्मेदारी से जीता है। जी। तो अगर कोई कला या संस्कृति के फील्ड में आ गया है तो इसी से ये नहीं तय हो जाएगा कि वो बहुत जिम्मेदार नागरिक भी है ना। जैसे जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य होते हैं, ऐसे जिम्मेदार कलाकार के भी कर्तव्य होंगे। जी। इससे ये फर्क पैदा होता है कि वो अपने हुनर का या अपने ज्ञान का या अपने उसका सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है या समाज के लिए भी, देश के लिए भी, जाति के लिए भी, धर्म के लिए भी, सबके लिए तो इस्तेमाल जैसा कि सर कह रहे हैं, व्यक्तिगत रूप पर यह तय होता है कि व्यक्ति स्वयं समाज के प्रति कितना जिम्मेदार है। अगर वो जिम्मेदार है तो एक कलाकार के रूप में भी वो समाज को निश्चित तौर पर कंट्रीब्यूट करेगा, समाज के लिए योगदान देगा, समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए उसकी कला एक माध्यम बन सकेगी। चर्चा जारी है देवीलाल पाटीदार जी से, लेकिन इस समय वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम हमारे मेहमान में, जिसमें आज हमारे साथ हैं देवीलाल पाटीदार जी, एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं, कलाकार के रूप में आपने भारत के अलावा कहाँ कहाँ, किन किन देशों में यात्राएं की, कौन कौन से विशेष कार्यक्रमों में देश विदेश में आप शामिल हुए और कौन कौन से सम्मान पुरस्कारों से आपको नवाजा गया? दरअसल आजकल काफ़ी एग्जीबिशन होती है दुनिया भर में, जिसमें एक देश के कलाकार दूसरे देश में अपना काम भेजते हैं। जापान में भेजा है, अमेरिका में भेजा है, ऑस्ट्रेलिया में भेजा है, अभी इटली और सोमालिया की यात्रा भी हमने की है। उससे भी मुझे लगा कि पूरी दुनिया की जो कला है या कलाकार है, उनके काम में कोई एक रास्ता आती जा रही है। जैसे आज से 100 साल या 50 साल पहले की बात करें तो चाइना का पेंटिंग या जापान का पेंटिंग या भारत का पेंटिंग या रसिया का पेंटिंग या लंदन का पेंटिंग, ये सब अपनी स्टाइल के कारण पहचाने जा सकते थे। जी। अभी कुछ ऐसा होता जा रहा है कि एक सापन दुनिया के ज़्यादातर देशों में, मतलब अगर पेंटिंग पे से कलाकार का नाम हटा दे तो पेंटिंग को देख के ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि ये चित्र किस देश को बिलोंग करता है या किस कलाकार को बिलोंग करता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इस अर्थ में है कि अगर कला या चित्र कलाकार को रिप्रेजेंट नहीं करता तो कलाकार का संबंध समाज से, देश से, जाति से, धर्म से, सबसे होता है, उसकी बिलोंगिंग से होता है, उसके हेरिटेज से होता है। तो अगर चित्र में वो कलाकार अपने को ही जगह नहीं दे रहा है तो बाकी सब भी चित्र से बाहर हो जाएगा। निश्चित। तो अभी पूरी दुनिया के म्यूज़ियमों में हम देखते हैं कि उनके देश की कला उनके देश के इतिहास के बारे में, परंपरा के बारे में, उसके बारे में बताती है। पर अभी जो कला रची जा रही है हमारे देश में और दुनिया के दूसरे देशों में, वो उनके खुद के समाज, उनकी परंपरा, उनकी वैल्यू, उनके उसके बारे में कुछ नहीं बताती। तब मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि उसे कला कहना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि जिस कला में कलाकार खुद के लिए भी कोई जगह नहीं है तो समाज और देश और वो तो बहुत बात की चीज़ है। उसकी जगह अगर होगी, उसकी बात उसमें होगी, तब फिर ये सब भी उसमें शामिल होगा। और कोई भी कृति, वो साहित्य की हो या चित्रकला की हो या नाटक की हो, वो स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व लेती है एक रचना के तौर पे, पर वो जिस समाज, जिस लोकेल, जिस जगह पे वो पैदा होती है
उस सब का रिप्रेजेंटेशन या उस सब की बिलोंगिंग सीधे नहीं तो थोड़े अप्रत्यक्ष रूप से उसमें होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कई देशों की आपने यात्रा की, कई देशों तक आपका काम पहुंच सका, कई समारोहों, सम्मेलनों में, वर्कशॉप में आपने भाग लिया। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो नए कलाकार प्रदेश के और देश के सिरेमिक आर्ट में काम कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो अपने काम को मौलिक बनाए। बहुत ज़्यादा नकल, बहुत ज़्यादा दुनिया भर का इन्फ्लुएंस, आजकल तो नेट, इंटरनेट, ये वो सब इतना ज़्यादा है कि नई पीढ़ी इसके थ्रू अपने काम को और उसको संभव कर रही है। मैं एक बात से उदाहरण देता हूँ, जिसे हम सब दुनिया के ज़्यादातर धर्म ये मानते हैं कि इस यूनिवर्स को भगवान ने रचा है। तो उनके पास तो कोई रेफरेंस नहीं था कि गाय कैसे होगी, भैंस कैसे होगी, आदमी कैसा होगा, चिड़िया कैसे होगा, पक्षी कैसा होगा। उन्होंने लाखों करोड़ों तरह के रूप, पेड़ पौधे, ये वो फूल सब मौलिक तौर पे बनाए ना, किसी रेफरेंस से नहीं बनाए ना। तो मैं कलाकारों को, युवा कलाकारों को ये चैलेंज देना चाहता हूँ कि आप कोई ऐसी रचना संभव करें जो किसी रेफरेंस से नहीं हो, जिसके मौलिक रचनाकार आप हो, और फिर उसको आने वाला समाज रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करे। कलाकार को ब्रह्मा का सहोदर कहा जाता है। तो इस चैलेंज को आप अपने ऊपर ले और कोई ऐसी रचना अपने जीवन में संभव करे जो किसी रेफरेंस पे आधारित नहीं है, आपने रची है, और बाद वाली पीढ़ियों के लिए वो रेफरेंस के काम आएगी। तो ऐसी रचना रचें जो मौलिक हो, किसी से प्रभावित ना हो, अपने आप में मौलिक रचना रचने का चैलेंज, चुनौती दे रहे हैं पाटीदार जी नई पीढ़ी के लिए। ये उनका संदेश है। हमारे स्टूडियो में आज देवीलाल पाटीदार जी पधारे। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं सभी दर्शकों की ओर से। और अगले हफ्ते फिर हम हाजिर होंगे किन्हीं खास मेहमान के साथ अपने इस कार्यक्रम में, हमारे मेहमान में। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते।